अपनी आउटलाइन का 5th मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी फॉर्म है, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई भी प्रोड्यूसर है जिसने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो वो चाहता है कि क्या कहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करे, ठीक है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी फर्म या फैक्ट्री जो है वो अपनी गुड्स की प्रोडक्शन को जो है वो कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर जो है वो करना चाहता है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आउटपुट की क्वांटिटी को जो है वो कम या ज़्यादा करने की बात नहीं हम कर रहे कि आउटपुट को कम करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लिया जाए, बल्कि जो जितना एक फैक्ट्री ने या एक प्रोड्यूसर ने या एक फार्म ने प्रोड्यूस करना है वो क्वांटिटी जो है वो फार्म डिसाइड कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उससे एक स्पेसिफिक अमाउंट का आउटपुट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना है ये वो पहले से डिसाइड कर चुकी होती है, ठीक है, कि उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को कम या ज़्यादा करने की बात हम नहीं कर रहे। अब यहाँ पर जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारी फार्म्स हैं, उनके पास ये चैलेंज होता है कि उन्होंने जो है वो इनपुट्स का इस तरह का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है ताकि कम से कम खर्चा आ सके, ठीक है। उनका चैलेंज क्या है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है ताकि उनका कम से कम खर्चा आए। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि क्या कहते हैं कि एक फैक्ट्री जो है वो 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहती है। अब सवाल ये है कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए उसे कितनी लेबर चाहिए और उसे कितनी मशीनें चाहिए, ठीक है, कितनी लेबर्स और कितनी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि खर्चा जो है वो कम से कम हो। तो इसी सारे प्रोसेस को जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। Imagine a factory want to produce a fixed amount of output at the lowest possible cost। ये फार्म जो है उसे पता है कि उसने कितनी अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट, लेकिन उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट को जो है वो कम से कम लागत पर, कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना चाहती है। वो अपनी इनपुट्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन, उसके पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो अपनी इनपुट्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करना चाहती है ताकि उसकी लागत जो है वो कम से कम हो और इसी प्रोसेस को हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहते हैं। अब फार्म जो होती है उन्हें प्रोडक्शन के लिए दो इनपुट जो हैं वो यूज कर रही होती है। पहली इनपुट जी X1 है, ठीक है, जो आमतौर पर लेबर या वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी इनपुट जी X2, ठीक है, जो मशीन्स या कैपिटल मशीन्स को, कैपिटल को या इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब हर इनपुट की जो है वो कॉस्ट होती है, मतलब प्राइस होती है, ठीक है। तो लेबर की प्राइस को जो है वो हमने W1 लिखा जाता है और मशीन की प्राइस को जो W2 लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर फॉर्म्स X1 यूनिट्स लेबर और X2 यूनिट्स जो है वो मशीन के यूज करे तो उससे जी हम टोटल कॉस्ट कितनी लागत आएगी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की वो हम निकाल सकते हैं कि अगर हम इनपुट की प्राइस को इनपुट की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, कि हम लेबर की प्राइस को लेबर की क्वांटिटी के साथ और मशीन की प्राइस को मशीन की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इस फार्मूला के थ्रू जो है वो हमारे पास
कॉस्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला का मतलब क्या है? इस फार्मूला का मतलब ये है कि लेबर की क्वांटिटी को लेबर के प्राइस से मल्टीप्लाई करो और मशीन्स की क्वांटिटी x2 को मशीन के प्राइस W2 से मल्टीप्लाई करो और फिर अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास दोनों का एक एक फिगर आ जाएगा और उन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो करेगी कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल को यूज करें। ठीक है। अब इस फार्मूला अब फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब फॉर्म का ऑब्जेक्टिव या फॉर्म का गोल होता है कि उसके टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है। कि वो कम से कम लागत कम से कम पैसे लगा के जो है वो अपनी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है। ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है कि फॉर्म्स आउटपुट को कम नहीं कर सकती। ठीक है। फॉर्म जो है वो अपनी आउटपुट को कम नहीं कर सकती। उसे रिक्वायर्ड है कि वो आउटपुट वाइज जरूर प्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है। कि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है वो वाई है। ठीक है। तो उसे वाई आउटपुट ही प्रोड्यूस करनी है। वो अपनी आउटपुट को कम नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस। ठीक है। अब यहाँ पर एफ ब्रैकेट x1 x2 को शो क्या करता है? ये प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है जो हमें ये बताता है कि लेबर और मशीन दोनों को मिलाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। मतलब इस कंडीशन का मतलब ये है कि चाहे इनपुट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो एग्जैक्टली आउटपुट जो है वो y के बराबर ही होनी चाहिए। मतलब 10 मशीनें और 20 लेबर यूज करो लेकिन ये 10 मशीनें और 20 लेबर जो है वो y के बराबर आउटपुट ही प्रोड्यूस करें। मतलब आउटपुट में कमी नहीं होनी चाहिए। आउटपुट जो है वो हमारे यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन को जो है वो ग्राफिकली तौर पर समझने के लिए जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी आइसोक्वांट का और दूसरा कॉन्सेप्ट है जी आइसोकॉस्ट लाइन का। तो सबसे पहले हम आइसोक्वांट को यूज करते हैं। अब आइसोक्वांट सेम उसी तरह से है जिस तरह हमारा जो है क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर साइड को शो करता है लेकिन आइसोक्वांट जो है वो प्रोड्यूसर साइड को शो करता है। और आइसोक्वांट क्या होता है? आइसोक्वांट बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जो इनपुट्स के उन तमाम कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो सेम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक कर्व है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ए पर जो है वो एक लेबर है और 12 मशीन्स हैं। ठीक है। तो पॉइंट ए भी जो है वो उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक लेबर और 12 मशीनों के साथ जितना पॉइंट ई पर जो है वो 5 लेबर और 2 मशीनों को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है। अब इसका मतलब ये है कि लेबर और मशीन्स की क्वांटिटी तो चेंज हो सकती है हमारे आइसो पॉइंट पर लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो सेम रहती है। ठीक है। कि मिसाल के तौर पर 2 वर्कर्स हैं। ठीक है। और 3 मशीनों को मिलाकर जी 100 यूनिट जो है वो आउटपुट करके प्रोड्यूस करते हैं। या अगर हम 3 वर्कर्स और 2 मशीनों को भी यूज करें तो हमारे पास 100 यूनिट आउटपुट के ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आइसोक्वांट पर होगी। ठीक है। क्योंकि आइसोक्वांट हमें ये बताता है कि सेम प्रोडक्शन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल जो है तो यूज करके सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये हमें शो करता है आइसोक्वांट। Isoquant shows whole combinations of X1 labor and X2 capital that produce same output। Isoquant हमें वो X labor और capital के वो सारे combination शो करते हैं जो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप ये सोचिए कि फैक्ट्री के पास चॉइस है। ठीक है। कि वो ज़्यादा वर्कर्स और कम मशीनें भी यूज़ करके
कर सकती है, या कम वर्कर्स और ज़्यादा मशीनें भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, जब तक आउटपुट सेम रहती है, ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आइसोकॉन पर जो है वो अपीयर होंगे। इसलिए आइसोकॉन को इक्वल आउटपुट कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि आइसोकॉन लेबर और कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी आइसोकॉस्ट लाइन। अब आइसोकॉस्ट लाइन को जी समझते हैं। अब आइसोकॉस्ट लाइन क्या है? आइसोकॉस्ट लाइन जी उन तमाम कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिनकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो एक जैसी है। ठीक है, वो तमाम कॉम्बिनेशन जो हमारी फॉर्म को सेम कॉस्ट करते हैं, आइसोकॉस्ट लाइन वो तमाम कॉम्बिनेशन जिनकी लागत सेम होती है, जिन पर पैसा सेम लगता है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आइसोकॉस्ट लाइन उनको शो करती है। ठीक है, कि लेबर और कैपिटल shows all combinations of labor and capital that cause the producer same money, कि लेबर और कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर को सेम मनी कॉस्ट करती हैं, जिनकी लागत सेम होती है, उसे जी हम आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं। मतलब आइसोकॉस्ट लाइन पर वो सारे कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल के वो कॉम्बिनेशन लाए करते हैं जो कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ मनी कॉस्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर फर्म ने डिसाइड किया है तो वो सिर्फ 1000 रुपये खर्च करेगी, तो लेबर और कैपिटल के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं 1000 रुपये कॉस्ट करते हैं, तो वो सब आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब आइसो कॉस्ट लाइन का जी एक ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है कि क्या करते हैं कि यहाँ पे सी जो है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट, ठीक है, सी क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम प्राइस क्वांटिटी ऑफ लेबर को प्राइस ऑफ लेबर के साथ मल्टीप्लाई करें और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल को प्राइस ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करें और उन्हें ऐड करें, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को अगर रीराइट करें, मतलब ये है x2 को इधर ही रहने दें। ठीक है, x2 को इधर ही रहने दें। अब अगर हम इसे रीराइट करें तो क्या करते हैं, तो अगर हम W1 और X1 को जो है वो दूसरी साइड पर ले जाए, तो यहाँ पर आ गई ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब अब अगर हम इस पार्ट को इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C माइनस W1 X1। ठीक है, अब हमारी राइट साइड पे होगा जी W2 X2। तो W2 जब हम लेके आएंगे तो W2 जो है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, W2 क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पर, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए आइसोकॉस्ट ग्राफ में जो है वो सीधी लाइन होती है। ठीक है, और इस लाइन की जो क्या कहते हैं, और इस लाइन की जो स्लोप है वो -W1 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, लाइन की स्लोप क्या है? आइसोकॉस्ट लाइन की स्लोप क्या है? W1 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2, मतलब प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। अब स्लोप का इकोनॉमिक मीनिंग ये होता है कि एक एडिशनल लेबर यूनिट यूज करने के लिए कितनी मशीन्स के यूनिट को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब टोटल कॉस्ट जो है वो सेम रखी जाए। अगर लेबर महंगी हो जाए तो स्लोप स्टीप हो जाती है, और अगर मशीन्स महंगी हो जाए तो स्लोप जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर हो जाती है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है, क्योंकि फॉर्म जो है ये था जी बेसिकली आइसोकॉस्ट लाइन का और उसकी स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है ना, जिसे हम टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर्म की कोशिश ये होती है कि वो सबसे नीचे वाली आइसोकॉस्ट लाइन पर रहकर जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। द पॉइंट वेयर आइसोकॉस्ट लाइन just touches the lowest isopont just touches the lowest isocost line called as tangency point.
कि फर्म का मेन गोल है अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मतलब कम से कम पैसे लगाकर अपनी प्रोडक्शन करना। तो फर्म की कोशिश ये होती है कि वो सबसे नीचे वाली आइसो कॉस्ट लाइन पर रहकर जो है वो अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। सबसे नीचे वाली आइसो कॉस्ट लाइन क्यों? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट आइसो कॉस्ट लाइन होगी, वहां पर आने वाली वो लाइन जो है वो सबसे कम लागत को शो करेगी। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो ग्राफिकली ये किस तरह से होगा कि ग्राफ में आइसो पॉइंट जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है और आइसो कॉस्ट जो है वो बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जब हमने आइसो पॉइंट देखा तो आइसो पॉइंट में जी हमें क्वांटिटी जो थी वो आउटपुट जो थी वो नजर आती थी। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और आइसो पॉइंट जो कॉस्ट लाइन जो है वो यहाँ पर हमारी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो फर्म्स होती हैं बेसिकली इनका ऑप्टिमल पॉइंट वो होता है जहाँ पर हमारी आइसो पॉइंट जो है वो हमारी आइसो पॉइंट लाइन कॉस्ट लाइन को जो है वो एक दूसरे के साथ टेंजेंट हो, मतलब एक दूसरे को टच कर रही हो। तो ये है जी हमारा अगर आप देखें तो ऑप्टिमल पॉइंट जहाँ पर हमारा आइसो पॉइंट जो है वो लोएस्ट पॉसिबल आइसो कॉस्ट लाइन को टच कर रहा है। तो ये जी हमारा वो पॉइंट जहाँ पर दोनों एक दूसरे को टच कर रही होती हैं उस पॉइंट को टेंजेंसी पॉइंट कहा जाता है, मतलब ऑप्टिमल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल कॉस्ट द प्रोड्यूसर मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। तो ये वो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर को जो है वो सबसे कम जो है वो कॉस्ट आती है। ठीक है, अब टेंजेंसी पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो है वो कम कॉस्ट वाली आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो आउटपुट को अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि इस पॉइंट से अगर नीचे जाया जाएगा तो इससे कम कॉस्ट वाली टेंजेंसी पॉइंट से अभी अगर कोई नीचे कोई आइसो कॉस्ट लाइन होगी तो वो आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो आउटपुट को अचीव ही नहीं कर सकती। और अगर इससे ज़्यादा कॉस्ट वाली आइसो कॉस्ट लाइन पर हम जाएंगे तो वो अननेसेसरी जो है वो एक्सपेंसिव होगी। इसलिए टेंजेंसी पॉइंट जो है वो मिनिमम कॉस्ट और रिक्वायर्ड आउटपुट दोनों को जो है वो एक साथ सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो जी हमने क्या कहते हैं टेंडेंसी टेंजेंसी कंडीशन को जो था वो ग्राफिकली देख लिया। अब हम इस कंडीशन की इक्वेशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, जब हमारी टेंजेंसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर हमारी आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो हमारे आइसो पॉइंट के साथ टेंजेंट होती है, तो वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है ठीक। अब यहाँ पर जो है वो एम आर टी एस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, मैं ये आप लोगों की आउटलाइन में एज सच इसमें ये टॉपिक नहीं दिया गया तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो खुद से प्रिपेयर कर लेने हो सकते हैं आज। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बेसिकली हमें ये बताता है कि प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हुए एक आउटपुट के बदले जो है वो एक इनपुट के बदले जो है वो दूसरी इनपुट की कितनी क्वांटिटी में जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की जो हमने कंज्यूमर थ्योरी, लेकिन कंज्यूमर थ्योरी में हम गुड्स की जो है वो ट्रेड ऑफ की बात करते थे। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट्स की ट्रेड ऑफ की बात करेंगे क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हमें ये बताता है कि अगर सेम आइसो पॉइंट पर रहकर आपने जो है वो इनपुट्स की ट्रेड ऑफ करनी है, मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो सेम रहेगी, लेकिन एक इनपुट के बदले जो है वो दूसरी इनपुट की कितनी क्वांटिटी को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपके पास लेबर की स्कार्सिटी है तो आप जो है वो ज़्यादा यूनिट जो है वो ट्रेड ऑफ करना चाहेंगे, ज़्यादा यूनिट जो है वो देना चाहेंगे एक एडिशनल जो है वो लेबर को लेने के लिए। तो यही वाली चीज़ जो है वो ये वही बात जो है वो हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बताता है
कि अगर प्रोडक्शन का कांस्टेंट रखा जाए तो एक इनपुट के बदले जो है वो दूसरी इनपुट की कितनी क्वांटिटी को जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है कि अगर लेबर कम है कैपिटल ज़्यादा है तो लेबर को ज़्यादा लेबर को एक एडिशनल लेबर को लेने के लिए आप कितना कैपिटल जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे, कितना कैपिटल जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे एक एडिशनल लेबर को रिप्लेस लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब MP1 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को लेबर को शो कर रहा है और MP2 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को शो कर रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर इनपुट की एक एडिशनल यूनिट को यूज किया जाए तो आउटपुट में कितना इजाफा होगा। एक एडिशनल इनपुट के एक एडिशनल यूनिट को यूज करने से आउटपुट में कितना इजाफा होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमें कहता है एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को यूज करने से हमारी आउटपुट में कितना इजाफा होगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमें कहता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करने से हमारी आउटपुट में कितना ज्यादा ज्यादा इजाफा होगा। अब बेसिकली ये कंडीशन जो है वो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल पॉइंट पर जो है वो इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी का रेशियो जो है इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी का रेशियो, ठीक है, MRTS इज इक्वल टू MP1 डिवाइडेड बाय MP2। तो ऑप्टिमल पॉइंट टेंजेंसी कंडीशन पर जो है वो इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी का रेशियो जो क्या है MP1 डिवाइडेड बाय MP2 वो बराबर होता है इनपुट्स की प्राइसेस के रेशो के, ठीक है, के टेंजेंसी कंडीशन या ऑप्टिमल पॉइंट पर इनपुट की प्रोडक्टिविटी का रेशो इनपुट की प्राइसेस के रेशो के बराबर होता है। और अगर ये इक्वालिटी ना हो तो फर्म अपने इनपुट को रीअरेंज करेगी, ठीक है, और कॉस्ट को कम कर सकती है, ठीक है। और जब तक ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तब तक टेंजेंसी कंडीशन नहीं आएगी। और जब तक क्या कहते हैं टेंजेंसी कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए जो है वो जब तक ये क्वालिटी नहीं आएगी फर्म्स अपनी इनपुट्स को जो है वो इसी तरह से रीअरेंज करती रहेगी, ट्रेड ऑफ करती रहेगी ताकि जो है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। इसलिए जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था जी क्या कहते हैं हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन को अच्छे से देखा, हमने आइसो क्वांट्स को देखा, हमने आइसो कॉस्ट लाइन को देखा, हमने मार्जिनल रेट ऑफ प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन को देखा, हमने टेंजेंसी कंडीशन को देखा, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल को देखा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। हमारे पास आ गया जी कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। अब इसको किस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर हमने उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर इनपुट्स की प्राइसेस जो हैं वो W1 और W2 हो और आउटपुट जो है वो Y प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। यानी कॉस्ट फंक्शन डायरेक्टली जो है वो हमें मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है कि अगर लेबर की प्राइस ये है, कैपिटल की प्राइस ये है और हमने आउटपुट वाई के बराबर प्रोड्यूस करनी है तो प्रोड्यूसर को जो है वो मिनिमम कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना पैसा उसे लगाना पड़ेगा वाई को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमें वो मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है, मिनिमम कॉस्ट के बारे में बताता है कि क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसर को वाई आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इतनी लागत आएगी। तो कॉस्ट फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली मैनेजर्स के लिए जो है कंपनीज कंपनीज के मैनेजर्स के लिए बड़े यूजफुल होते हैं क्योंकि इससे इन्हें पता चल रहा होता है कि वेजेस या मशीन जो है वो प्राइसेस में तब्दीली वेजेस में तब्दीली आने से मशीन्स की प्राइसेस में तब्दीली आने से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से अफेक्ट होंगी, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट के बाद हमें ये भी मालूम होता है कि मिनिमम कॉस्ट हासिल करने के लिए जी हमें लेबर और मशीन की कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम
जो है वो कॉस्ट के लिए हमें लेबर को कितना यूज करना चाहिए, मतलब हमें लेबर और कैपिटल का वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो इन्हें जी हम कंडीशनल कहते हैं। हाउ मच इनपुट टू यूज फॉर अ गिवन प्राइसेस एंड आउटपुट के इनपुट्स की प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कितनी लेबर और कैपिटल को जो है वो यूटिलाइज। तो मैथमेटिकली जी क्या कहते हैं, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इन फार्मूलाज को समझते हैं। अब इन फार्मूलाज का मतलब ये है कि लेबर और मशीन की डिमांड जो होती है, लेबर लेबर x1 है, x1 लेबर और मशीन की डिमांड जो है वो इनपुट प्राइसेस, ठीक है, और रिक्वायर्ड आउटपुट पर डिपेंड करती है। अगर वेजेस ज्यादा हो जाएं तो फर्म जो है वो लेबर कम और मशीन ज्यादा यूज कर सकती है, और अगर मशीन्स की प्राइसेस बढ़ जाएं तो फर्म जो है वो मशीन्स कम यूज करेगी और लेबर को ज्यादा यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो ये है जी क्या कहते हैं इसका मतलब। अब हम इसको डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कि परफेक्ट जब हमारी इनपुट्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो उस केस में जी क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर जी क्या कहते हैं लेबर और मशीन को जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करना पड़ता है। इनपुट्स मस्ट बी यूज्ड इक्वली। ठीक है। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं कंज्यूमर थ्योरी में काफी डिटेल से पढ़ा के आ चुकी हूँ, तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए। अब एक इनपुट को दूसरे से रिप्लेस यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक इनपुट को दूसरी इनपुट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर लेफ्ट शू है और राइट शू है, तो अगर आपके पास 10 लेफ्ट शू हैं और 5 राइट शू हैं तो आपके पास सिर्फ 5। तो जी आपके पास अगर 5 लेफ्ट शू हैं और अगर आपके पास 5 राइट शू हैं तो आपके पास क्या कहते हैं 5 कंप्लीट पेयर्स होंगे। लेकिन अगर के आपके पास 10 जो है वो लेफ्ट शू हैं और 5 जो है वो राइट शू हैं तो तब भी आपके पास 5 ही कंप्लीट पेयर्स बनेंगे। तो एक्स्ट्रा लेफ्ट शू जो आपके पास होंगे वो टोटली यूजलेस होंगे। ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें ये बताता है कि इसके केस में जो है वो मशीन को और लेबर को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करना पड़ता है। इसमें जो है वो इनपुट्स को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो क्या करते हैं लिखा हुआ इनपुट्स मस्ट बी यूज्ड इक्वली। ठीक है। तो इसमें आप इनपुट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करेंगे, इनपुट्स को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अब हम देखेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। फिर क्या कहते हैं कि और इसी तरह क्या कहते हैं तो तो यहाँ पे जी क्या कहते हैं इसी तरह अगर प्रोडक्शन में अगर लेबर को और मशीन को इक्वल क्वांटिटी में यूज करना जरूरी है। ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू y और x2 इज इक्वल टू, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू w1 प्लस w2 मल्टीप्लाई बाय y, यानी आउटपुट की हर यूनिट के लिए एक लेबर और एक मशीन होना चाहिए। ठीक है। मतलब लेबर को और कैपिटल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाएगा। कि क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट लेबर का चाहिए और एक यूनिट कैपिटल का चाहिए, तो एक यूनिट लेबर और एक यूनिट ऑफ कैपिटल से ही आप वाई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो और आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर जो है वो लेबर और मशीन जो होती है वो एक दूसरे का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होती है। मतलब आप लेबर की जगह कैपिटल को 100% यूज कर सकते हो और कैपिटल की जगह आप लेबर को 100% यूज कर सकते हो। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो
आपके पास लेबर, जो आपके पास इनपुट चीपर अवेलेबल है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब आप टोटली लेबर को भी यूज करके वही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, टोटली कैपिटल को भी यूज करके वही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने चीपर लेबर जो है वो यूटिलाइज करनी है। मतलब यहाँ पर आप परफेक्टली जो है 100% रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब फर्म जो है वो जिस इनपुट को चाहे वो यूज कर सकती है। या मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल से भी मिल सकती है और नेशनल ग्रिड से भी मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लेबर तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो अगर लेबर सस्ती हो तो फर्म सिर्फ लेबर यूज करेगी, और अगर मशीन सस्ती है तो फर्म क्या यूज करेगी, मशीन यूज करेगी। अब इस केस में से हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी फर्म्स हमेशा उन उन उस इनपुट को चूज करेगी जिसकी प्राइस जो है वो कम है। ठीक है, मिनिमम क्या आ रहा है कि फर्म हमेशा उस इनपुट को चूज करेगी जिसकी प्राइस हमेशा कम होगी। अब नेक्स्ट है जी हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो फॉर्म है वो इस तरह से होता है, यानी ए जो अल्फा और बीटा जो है वो बेसिकली पॉजिटिव कांस्टेंट्स होते हैं जो इनपुट की इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में जी लेबर और मशीन दोनों की जरूरत होती है। तो फर्म जो है वो सिर्फ एक इनपुट पर डिपेंड नहीं कर सकती, दोनों इनपुट्स को जो है वो उसमें बैलेंस तरीके से यूज कर। इसीलिए कॉस्ट फॉर्म डबल्स प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो रियल वर्ल्ड के प्रोडक्शन को जो है वो काफी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके केस में जी हमारी मिनिमम कॉस्ट जो है वो इस तरह से आ रही होती है। तो यहाँ पर जो के जो है वो एक कांस्टेंट है। अब इस फार्मूला का मतलब बेसिकली ये है कि मिनिमम कॉस्ट, इनपुट प्राइसेस और रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो दोनों पर डिपेंड करती है। मिनिमम कॉस्ट जो है वो इनपुट की प्राइसेस और रिक्वायर्ड आउटपुट दोनों पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट मतलब इनपुट के प्राइसेस और रिक्वायर्ड आउटपुट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। कि अगर वेजेस और मशीन प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह अगर आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना हो तो मिनिमम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं कॉस्ट फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को कॉस्ट मिनिमाइजेशन का टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर मैं सिंपली अगर आप लोगों को बताऊं तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि फर्म जो है वो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहती है, और इस फिक्स्ड रिक्वायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करते हुए जो है उसमें लेबर के और कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करने हैं कि उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। ठीक है, अब आइसोकॉन जो है वो सेम आउटपुट को शो करती है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल को शो करती हैं जो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और आइसोकॉन सेम कॉस्ट को शो करती है। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल को शो करते हैं जो कंज्यूमर को सेम कॉस्ट, और जहाँ पर हमारी कॉस्ट लाइन आइसोकॉन को टच करती है वह वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि उस टेंडेंसी पॉइंट पर फॉर्म जो है वो मिनिमम कॉस्ट अचीव करती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस का नतीजे में जो है वो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आता है और कंडीशनल फैक्टर डिमांड हासिल होती है, जो हमें ये बताती है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी और हर इनपुट कितनी क्वांटिटी में यूज किया जाए। तो ये था जी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छे से और डिटेल में समझ। तो जी आज हम अब एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो आप लोगों के फिफ्थ मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक है, जिसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल एंड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कि रिटर्न्स टू स्केल और कॉस्ट फंक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हम समझेंगे कि दिस टॉपिक कनेक्ट्स टू थिंग्स, रिटर्न टू स्केल एंड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो प्रोडक्शन साइड को रिप्रेजेंट करता है और कॉस्ट फंक्शन जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन को बेसिकली शो करता है। तो सबसे पहले हमें ये हम देखेंगे कि ये टॉपिक जो है वो हमें क्या बताता है। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि ये हमें ये बताता है कि जब प्रोडक्शन या आउटपुट को अगर हम बढ़ा दें, इफ आउटपुट इंक्रीजेस, अगर हम अपनी आउटपुट को बढ़ाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह चेंज होती है। हाउ डू कॉस्ट इंक्रीजेस, कि अगर हम अपनी आउटपुट को बढ़ा दें तो उस पर आने वाली लागत, उस पर लगने वाला पैसा जो है वो किस तरह से इंक्रीज होगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन में ये देख चुके हैं कि इनपुट्स जैसे कि लेबर और मशीन्स को इंक्रीज करते थे हम, तो आउटपुट किस हद तक इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि आउटपुट के इंक्रीज होने पे कॉस्ट किस रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, कि अगर फैक्ट्री अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है, ठीक है, अगर फैक्ट्री है जो चीज़ों की उस स्पेसिफिक गुड की प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो उस गुड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है तो क्या कॉस्ट उसी रेट से बढ़ेगी, या कॉस्ट जो है वो कम रेट से बढ़ेगी, या कॉस्ट ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए जो है वो हम रिटर्न टू स्केल और कॉस्ट फंक्शन के रिलेशनशिप को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि रिटर्न टू स्केल और कॉस्ट फंक्शन का जो रिलेशनशिप है वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है कि अगर आउटपुट बढ़ती है तो कॉस्ट किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम रिटर्न्स टू स्केल को समझेंगे और देन हम कॉस्ट फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न टू स्केल को समझना ज़रूरी है कि रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि जब हम तमाम इनपुट्स को एक ही प्रपोर्शन में इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट जो है वो किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है। ठीक है, कि अगर हम तमाम इनपुट्स, मतलब हमारे पास दो इनपुट्स हैं, लेबर है और कैपिटल है, अगर हम दोनों इनपुट्स को एक ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज करते हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो किस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ एक इनपुट को नहीं बल्कि तमाम इनपुट्स को एक साथ इंक्रीज किया जाता है। या मिसाल के तौर पर लेबर भी डबल कर दी गई है और मशीन्स की क्वांटिटी को भी डबल कर दिया गया, और फिर देखा जाता है कि आउटपुट कितनी इंक्रीज होती है। अब इसी बुनियाद पर रिटर्न्स टू स्केल की तीन किस्में होती हैं। ठीक है, पहली किस्म होती है जी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है, इसमें अगर तमाम इनपुट्स को डबल किया जाए तो आउटपुट भी जो है वो एग्जैक्टली डबल हो जाती है। तमाम इनपुट्स को डबल किया जाए तो आउटपुट भी एग्जैक्टली डबल हो जाती है, यानी प्रोडक्शन और इनपुट्स दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर 10 वर्कर्स हैं, ठीक है, और 5 मशीन्स 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, और हम वर्कर्स को 20 कर देते हैं और मशीन्स को 10 कर दें, तो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो 200 यूनिट्स की हो जाएगी, क्योंकि पहले 10 वर्कर और 5 मशीनों को यूज करके 100 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे थे। अगर वर्कर्स को 10 से 20 कर दिया जाए और मशीनों को 5 से 10 कर दिया जाए, मतलब हमारी सारी इनपुट्स की क्वांटिटी को डबल कर दिया जाए, तो आउटपुट भी जो है वो 200 यूनिट्स की हो जाएगी। यानी इनपुट्स को डबल कर दिया गया और आउटपुट्स भी जो है वो हमारी डबल हो गई। तो इसी को जी हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, कि जब हम अपनी इनपुट्स को डबल करते हैं तो हमारी आउटपुट भी डबल हो जाती है। ठीक है, अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के हवाले से अब हम कॉस्ट को इस हवाले से समझते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट के हवाले से जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब समझते हैं कि अगर एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस होने की मिनिमम कॉस्ट जो है वो ये है। ठीक है, कि अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की मिनिमम कॉस्ट ये है तो वाई यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की जी
वाई यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट सिंपली क्या होगी, वाई यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट सिंपली उस कॉस्ट को वाई से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगी। ठीक है, वाई यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी कि हम इसी को अगर वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वाई यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि कॉस्ट और आउटपुट दोनों सेम रेट से बढ़ते हैं कि अगर दो आउटपुट दो गुना हो जाए तो कॉस्ट भी दो गुना हो जाएगी, और अगर आउटपुट 5 गुना हो जाए तो कॉस्ट भी 5 गुना हो जाएगी। मतलब जिस रेट से आउटपुट बढ़ेगी उसी रेट से क्या कहते हैं, कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। तो मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, ठीक है, तो 2 यूनिट्स की कॉस्ट 20 रुपये होगी, 5 यूनिट्स की कॉस्ट 50 रुपये होगी। यानी हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कॉस्ट आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनली या लीनियरली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड है जी क्या कहते हैं हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब इसमें जब हम तमाम इनपुट्स को डबल करते हैं तो आउटपुट जो होती है वो डबल से ज़्यादा हो जाती है, आउटपुट मोर देन डबल्स। ठीक है, यानी प्रोडक्शन इनपुट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। क्या होती है, प्रोडक्शन जो है वो इनपुट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है कि मिसाल के तौर पर लेबर और मशीन्स दोनों को डबल करने पर आउटपुट 100 से बढ़कर 250 हो गई है। कि पहले 10 मशीनों से और 5 वर्कर्स को यूज़ 10 वर्कर्स और 5 मशीनों को यूज़ करके 100 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन अगर हम 20 वर्कर्स और 10 मशीनों को यूटिलाइज करें तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के मुताबिक हमारी आउटपुट 100 यूनिट से बढ़कर 250 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ हमारी आउटपुट डबल नहीं बल्कि डबल से ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब आम तौर पर जो है वो ऐसा आम तौर पर इसलिए होता है क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन आ जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है और बेटर कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा भी मिल रहा होता है। जब फैक्ट्री बड़ी होती है तो वर्कर स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं, मशीन्स का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है और वेस्ट कम से कम होता है। नतीजा ये होता है कि आउटपुट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब कॉस्ट के हवाले से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में कॉस्ट के हवाले से देख लेते हैं कि कॉस्ट के हवाले से इसका किस तरह से क्या मीनिंग निकलता है। तो कॉस्ट के हवाले से इसका मतलब ये है कि आउटपुट को डबल करने के लिए इनपुट्स को एग्जैक्ट डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आउटपुट ग्रोज फास्टर देन inputs. So to double output, you need less than double inputs. इसके कॉस्ट के हवाले से इसका क्या है कि आउटपुट को डबल करने के लिए उतनी इनपुट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कि उतनी इनपुट्स को एग्जैक्ट डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस केस में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉस्ट भी आउटपुट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से जो है वो इंक्रीज होती है। सो कॉस्ट इंक्रीजेज लेस देन डबल। के मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिट आउटपुट की कॉस्ट 10 रुपये है तो 2 यूनिट आउटपुट की कॉस्ट जो है वो 20 रुपये नहीं होगी बल्कि हो सकते हैं 18 रुपये हो। यानी 100% आउटपुट यानी आउटपुट अगर 100% इंक्रीज हुआ है लेकिन कॉस्ट सिर्फ 80% इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में 100% इजाफा हुआ है लेकिन हमारी कॉस्ट में 80% इजाफा हुआ है। ठीक है, ये फर्म्स के लिए बहुत फायदेमंद सिचुएशन होती है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है, कॉस्ट ग्रो स्लोली, कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बड़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है प्रोड्यूसर्स के लिए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जो है वो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यहाँ पर अगर हमने देखा कि कम हो रहा है। अब हम देखेंगे जी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को।
अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें क्या कहता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें ये कहता है कि इसमें तमाम इनपुट्स को अगर हम डबल कर दें, तमाम इनपुट्स को डबल करने पर आउटपुट जो है वो डबल से कम इंक्रीज होता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर लेबर और मशीन्स को डबल कर दिया गया है। ठीक है, कि पहले 10 वर्कर्स थे, 10 से 20 कर दिए गए हैं, और 5 मशीनें थी तो 5 से 10 मशीनें कर दी गई हैं। तो पहले 10 वर्कर्स और 5 मशीनों को यूज करके 100 यूनिट्स की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब 20 वर्कर और 10 मशीनों को यूज करके सिर्फ 170 यूनिट्स तक आउटपुट पहुंची है। यानी इनपुट जो है वो 100% इंक्रीज हुई, लेकिन आउटपुट जो है वो उससे कम इंक्रीज हुई, मतलब आउटपुट में 100% इजाफा नहीं हुआ। अब ऐसा कब होता है, अब ऐसा अक्सर तब होता है जब फैक्ट्री जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है और फैक्ट्री में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है, या वर्कर्स को सुपरवाइज करना मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब नतीजा ये होता है कि एडिशनल इनपुट्स होती हैं वो उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाती जितना वो पहले कर रही थी। तो अब इसको जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। अब कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से बेसिकली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये होता है कि आउटपुट को डबल करने के लिए डबल से ज़्यादा इनपुट्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आउटपुट ग्रो स्लोली देन इनपुट्स, के आउटपुट में जो इजाफा जो है वो इनपुट से इजाफे में में रफ्तार में कम होता है, और अगर आप आउटपुट को डबल करना चाहते हैं तो आपको इनपुट्स को डबल से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसलिए जो है वो कॉस्ट आउटपुट के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करती है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो अगर 10 रुपये है तो 2 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो 25 रुपये हो गई है। यहाँ पर आउटपुट डबल हुआ लेकिन कॉस्ट डबल से ज़्यादा हो गई। अब ये जो है वो सिचुएशन फर्म्स के लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने पर एक्सपेंसेस जो है वो फर्म के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। कॉस्ट ग्रोस फास्टर, कॉस्ट जो है वो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो हमारे रिटर्न्स टू स्केल और कॉस्ट फंक्शन दोनों को जो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इन्हें कनेक्ट करता है। अब एवरेज कॉस्ट से क्या मुराद है, एवरेज कॉस्ट से मुराद पर यूनिट कॉस्ट होती है, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर कितनी लागत आती है उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। यानी एक आउटपुट का यूनिट प्रोड्यूस करने पर एवरेज कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर इस फार्मूला में टोटल कॉस्ट को जो है वो टोटल आउटपुट से, ये हमारी टोटल कॉस्ट है और ये हमारी टोटल आउटपुट से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर हम अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट होती है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि हमारी टोटल कॉस्ट जो थी वो 100 थी। ठीक है, हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, 100 थी। मिसाल के तौर पर टोटल कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ की है और टोटल आउटपुट जो है वो 10 यूनिट्स की है। तो अगर हम 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 की वैल्यू आएगी, मतलब 10 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट की कॉस्ट होगी। तो अब हम क्या कहते हैं, हमने एवरेज कॉस्ट को भी देख लिया, तो अब हम रिटर्न्स टू स्केल और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप को समझते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जो है वो आउटपुट और कॉस्ट दोनों सेम रहती हैं।
ठीक है। आउटपुट और कॉस्ट जो होती है वो दोनों सेम रहती हैं, मतलब दोनों सेम रेट से इंक्रीज कर रही होती है, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में। मतलब हर यूनिट की कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। या मिसाल के तौर पर अगर आउटपुट 10 यूनिट्स का है, टोटल कॉस्ट 100 यूनिट्स की है, एवरेज कॉस्ट 10 रुपीज की है, तो अगर आउटपुट 20 यूनिट्स की हो जाए और टोटल कॉस्ट 200 यूनिट्स की हो जाए, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट फिर भी 10 रुपीज ही रहेगी। अब एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख भी दी है कि अगर आउटपुट 10 यूनिट्स की है, टोटल कॉस्ट 100 की है और एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है। तो अगर आउटपुट जो है वो 20 यूनिट्स हो जाए, ठीक है, मतलब हम अपनी आउटपुट को भी डबल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 200 रुपीज हो जाए, ठीक है, हमारी आउटपुट 20 यूनिट्स हो जाए और हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज हो जाए, ठीक है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो फिर भी 10 रुपीज ही रहेगी। मतलब इस केस में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के केस में एवरेज कॉस्ट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल या कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस देखते हैं। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में जो हमारी आउटपुट होती है वो कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होती है, ठीक है, इसलिए एवरेज कॉस्ट जो है वो गिरती रहती है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो हर यूनिट पर आने वाली जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, कि हर यूनिट पर आने वाली जो कॉस्ट होती है वो कम होती है क्योंकि आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, कि सपोज करें हमारी आउटपुट 10 है, टोटल कॉस्ट 100 है, एवरेज कॉस्ट 10 है। अब अगर हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज किया हमने, हमारी आउटपुट डबल हो चुकी है, 20 यूनिट्स की हो गई है, लेकिन हमारी जो टोटल कॉस्ट जो है वो उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होगी जितनी तेज़ी से हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, और हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 180 रुपीज़ पर ही रही है, तो जिसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो 9 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगी। ठीक है। अब इस सिचुएशन को जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन कहा जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि फैक्ट्रीज जैसे जैसे बड़ी होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, पर यूनिट पर आने वाली कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। इसी वजह से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अक्सर छोटी कंपनीज के मुकाबले में सस्ती प्रोडक्शन कर रही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में आउटपुट जो है वो कॉस्ट के मुकाबले में जो है वो स्लो स्पीड से इंक्रीज होती है। मतलब इस केस में आउटपुट की में इजाफे की स्पीड कम होती है और कॉस्ट में इजाफे की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है और हर एडिशनल को यूनिट को प्रोड्यूस करने से पहले से हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना जो है वो पहले से ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सपोज अगर हमने जी क्या कहते हैं हमारी आउटपुट डबल हो गई है 20 यूनिट्स की, तो जी हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट डबल नहीं होगी, मतलब 100 से 200 नहीं होगी, बल्कि टोटल कॉस्ट जंप करके 250 रुपीज जो है वो टोटल कॉस्ट हो गई है। तो टोटल कॉस्ट में इजाफे की वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो 10 रुपए से बढ़ के 12.5 हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि फैक्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि इनएफिशिएंसीज पैदा हो गई हैं और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो अगर हम इन तीनों केसेस की जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो अक्सर बड़ी फैक्ट्रीज में देखा जाता है।
कि जब कंपनीज बल्क प्रोडक्शन करती हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, मशीनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और वर्कर स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जो है वो सिंपल इंडस्ट्रीज में मिल रहा होता है, जहाँ प्रोडक्शन को जितना मर्जी एक्सपैंड कर लो, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, यानी आउटपुट और कॉस्ट दोनों सेम प्रोपोर्शन से ही बढ़ती हैं। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो उन फैक्ट्रीज में होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं, वहाँ वर्कर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैनेजमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, मतलब ओवर क्राउडेड फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज पैदा हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है वह वहाँ पर वर्कर्स की कम हो जाती है। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम क्या कहते हैं, मैं एक लाइन में अगर पूरे टॉपिक को समराइज करूँ तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली हमें ये बताता है कि इनपुट्स को इंक्रीज करने से आउटपुट जो है वो कितने रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है, कि अगर हम अपनी इनपुट्स को इंक्रीज करें तो हमारी आउटपुट में कितना इजाफा होता है, जबकि कॉस्ट फंक्शन हमें ये बताता है कि आउटपुट इंक्रीज करने पर कॉस्ट जो है वो किस रेट से इंक्रीज होती है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने कहा, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, जिसे हमने डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है, और हमें इकोनॉमिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। जी आप लोगों के फिफ्थ मॉड्यूल का थर्ड टॉपिक लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में जब भी हम कॉस्ट को स्टडी करते हैं तो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट का, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो मतलब जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब है जी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कि 6 माह या 5 साल। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में शॉर्ट रन या लॉन्ग रन का मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। यहाँ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो ताल्लुक है वो कैलेंडर के टाइम से नहीं होता, बल्कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो ताल्लुक है वो इनपुट्स की फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। अब यहाँ पे असल सवाल ये आता है कि फर्म्स कितने इनपुट्स को चेंज कर सकती हैं। अगर अगर कुछ इनपुट्स को चेंज नहीं किया जा सकता तो उस पीरियड को शॉर्ट रन कहते हैं, और अगर तमाम इनपुट्स को चेंज किया जा सकता है तो उस पीरियड को हम लॉन्ग रन कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, तो फॉर्म्स के पास जी दो तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, एक है जी शॉर्ट रन और दूसरा है जी लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो ताल्लुक है वो कैलेंडर से नहीं होता, ठीक है, कैलेंडर के टाइम से नहीं होता। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन का मतलब 6 माह या 5 साल या 20 साल नहीं है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब इनपुट्स की फ्लेक्सिबिलिटी से है, क्योंकि शॉर्ट रन में जो है वो कुछ इनपुट्स जब फिक्स्ड होती हैं तो उस पीरियड को हम शॉर्ट रन कहते हैं, कि जब हम कुछ इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते तो वो पीरियड शॉर्ट रन कहलाता है। और क्योंकि इस केस में हमारी इनपुट्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन जिस पीरियड में हमारी इनपुट्स फ्लेक्सिबल होती हैं और हम अपनी तमाम इनपुट्स को अगर चेंज कर सकते हैं तो उस पीरियड को हम लॉन्ग रन कहते हैं। तो सबसे पहले जी हम शॉर्ट रन को समझते हैं। अब शॉर्ट रन जो है वो बेसिकली वो पीरियड होते हैं जहाँ पर एक कम से कम एक इनपुट जो है वो फिक्स्ड होती है और दूसरी इनपुट जो है वो वेरिएबल होती है। क्या, कम से कम एक इनपुट फिक्स होती है और दूसरी इनपुट जो है वो वेरिएबल होती है। अब फिक्स्ड इनपुट का मतलब ये है कि उसे हम फौरन से चेंज
नहीं कर सकते, ठीक है। और वेरिएबल इनपुट का मतलब ये है कि उसे आसानी से जो है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री का बिल्डिंग का जो साइज़ है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब फैक्ट्री के पास एक ही बिल्डिंग है और वो फौरन उस बिल्डिंग को बड़ा या छोटा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वर्कर्स की तादाद को जो है वो आसानी से बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड इनपुट है और लेबर जो है वो इस केस में वेरिएबल इनपुट है, ठीक है। कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि सपोज करें कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास 20 मशीनें हैं और अगर ऑर्डर ज़्यादा आ जाए तो फैक्ट्री फौरन नई बिल्डिंग और नई मशीनें नहीं खरीद सकती, लेकिन वो ज़्यादा वर्कर्स जो है वो हायर ज़रूर कर सकती है और वो ओवर टाइम करा सकती है उसी बिल्डिंग और उसी मशीनों को यूज़ करके, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो शॉर्ट रन की एग्जाम्पल। अब शॉर्ट रन में फर्म्स की जो फ्रीडम होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से फिक्स्ड होती हैं। इसी वजह से कॉस्ट मिनिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब फर्म जो है वो हर इनपुट को फ्रीली एडजस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। या मैथमेटिकली जो है वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर x2 जो है वो x2 फिक्स्ड इनपुट है और x1 जो है वो वेरिएबल इनपुट है। x2 फिक्स्ड इनपुट है और x1 वेरिएबल इनपुट है। अब इस फार्मूला का मतलब क्या है? अब इस फार्मूला का मतलब ये है कि फर्म्स जो है वो टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती हैं। फर्म्स का क्या गोल है कि वो टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि x2 पहले से ही फिक्स्ड है इसलिए वो सिर्फ x1 को एडजस्ट कर सकते। दूसरे अल्फाज में फर्म्स के पास कॉस्ट पर कम करने के जो ऑप्शन जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करें कि क्या कहते हैं कि आप मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो बिल्डिंग का साइज फौरन से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो वर्कर्स की तादाद को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑनर एडिशनल वर्कर्स हायर करेगा। यहाँ पर वर्कर्स वेरिएबल इनपुट है और हमारी जो बिल्डिंग है वो फिक्स्ड इनपुट है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट रन फैक्टर डिमांड को समझते हैं कि फैक्टर डिमांड का मतलब क्या होता है। फैक्टर डिमांड का मतलब ये है कि फर्म किसी इनपुट की कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करेगी, ठीक है। फैक्टर डिमांड का मतलब यह है कि फर्म किसी इनपुट की कितनी क्वांटिटी यूज़ करेगी। कि अब इसका मतलब यह है कि शॉर्ट रन में लेबर की डिमांड जो है शॉर्ट रन में लेबर की जो डिमांड है वो लेबर की जो डिमांड है लेबर की प्राइस पे, ठीक है। लेबर की प्राइस W1 पर, मशीन की प्राइस W2 पर, फिक्स्ड इनपुट की क्वांटिटी x2 पर और रिक्वायर्ड आउटपुट पर डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पर x2 जो है वो फिक्स है, इसलिए फर्म सिर्फ लेबर की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। कि अगर आउटपुट बढ़ाना हो तो ज़्यादा लेबर हायर की जाएगी और अगर आउटपुट कम करनी हो तो लेबर कम कर दी जाएगी। अब शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के फार्मूला को देखते हैं। अब शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला जो है वो जी ये है जी शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला। अब इस फार्मूला में पहला हिस्सा जो है वो लेबर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा इनपुट फिक्स्ड इनपुट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है वो हमें ये बताता है कि टोटल शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो दो हिस्सों पर जो जी मुश्तमिल होती है। दो हिस्सों पर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो लेबर की वजह से होती है और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड इनपुट की वजह से होती है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग का मंथली रेंट सपोज करें 5000 रुपीज़ है, नहीं 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 रुपीज़ क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट होगी क्योंकि हर मंथ जो है वो फैक्ट्री ऑनर को उस बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे वो प्रोडक्शन ना करे उसे रेंट देना
ही पड़ेगा। लेकिन अगर वर्कर्स की सैलरीज जो है वो 30,000 रुपीज है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जो वर्कर्स की तादाद के साथ साथ चेंज होती जाएंगी। अगर वर्कर्स की तादाद बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर वर्कर्स की तादाद कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जी लॉन्ग रन को, समझते हैं कि लॉन्ग रन क्या है। तो लॉन्ग रन बेसिकली वो पीरियड होता है जहां पर हमारी तमाम इनपुट्स जो है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, ऑल इनपुट्स कैन चेंज, नथिंग इज फिक्स्ड। मतलब कोई भी इनपुट जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती। फर्म को पूरी आज़ादी होती है कि वो लेबर को, मशीन्स को, बिल्डिंग को, लैंड को, टेक्नोलॉजी को, जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी इनपुट्स को आसानी के साथ चेंज कर सकती है। तो लॉन्ग रन में फर्म जो है वो अपने प्रोडक्शन सिस्टम को पूरी तरह रीडिज़ाइन कर सकती हैं, कि नई मशीनें भी खरीद सकती हैं, नई बिल्डिंग बना सकती है, वर्कर्स की तादाद बदल सकती है, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी फर्म आसानी से कर सकती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग रन में कोई भी इनपुट जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। कि मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी को लगता है कि उसकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री छोटी पड़ रही है, तो लॉन्ग रन में वो नई और बड़ी फैक्ट्री बना सकता है, नई मशीनें इंस्टॉल कर सकता है, और वर्कर्स की तादाद भी इंक्रीज कर सकता है। यानी उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रन को जी बेसिकली प्लानिंग पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि फर्म के पास जो है वो तमाम डिसीजंस लेने की पूरी पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो है वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को जी इस तरह से लिखा जाता है। अब लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के फार्मूले का मतलब क्या है? इस फार्मूले का बेसिकली मतलब ये है कि फर्म्स की जो टोटल कॉस्ट को जो है, फर्म जो है वो अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती है, और इस बार वो x1 और x2 दोनों को फ्रीली चूज करके अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती है। शॉर्ट रन के केस में हमने ये देखा था कि हम सिर्फ एक इनपुट पर एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन लॉन्ग रन में हम दोनों इनपुट्स को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से लॉन्ग रन में फर्म ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और कम कॉस्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है वो आसानी से ढूंढ सकती है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में फर्म के पास फुल फ्रीडम होती है। अब लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड को हम देखते हैं। तो लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड जी, ये आगे जी हमारी लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड। अब ये लॉन्ग रन फैक्टर डिमांड के फार्मूला हमें क्या बता रहे हैं? ये फार्मूला हमें ये बताते हैं कि लेबर और मशीन दोनों की डिमांड जो है वो इनपुट की प्राइसेस और रिक्वायर्ड आउटपुट पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या बताते हैं कि लेबर और मशीन दोनों की डिमांड इनपुट की प्राइसेस और आउटपुट दोनों पर डिपेंड कर रही होती है। W1 W2 इनपुट की प्राइसेस है, और Y2 हमारी आउटपुट है। तो अगर हमारी महंगी हो जाए, तो फर्म जो है वो लेबर कम और मशीन ज़्यादा यूज़ कर सकती है, और अगर महंगी हो जाएंगी तो फर्म मशीन्स कम और लेबर ज़्यादा यूज़ कर सकती है। मतलब लॉन्ग रन में ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के फार्मूला को हम समझते हैं। अब ये फार्मूला जो है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट को शो करता है। तो जब फर्म लेबर और मशीन का जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चूज करती है। ठीक है, ये फार्मूला टोटल कॉस्ट को शो करता है। ठीक है, कि जब फर्म लेबर और कैपिटल दोनों के ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन को चूज करती है। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है कि वो कॉम्बिनेशन जो रिक्वायर्ड आउटपुट को कम से कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर दे। कि मान लीजिए फर्म को 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अब शॉर्ट रन में हो सकता है कि फिक्स्ड मशीन की वजह से कॉस्ट 1000 रुपीज आए, लेकिन लॉन्ग रन में फर्म्स मशीन और लेबर दोनों को एडजस्ट कर सकती है, और शायद वही आउटपुट जो है वो 800 रुपीज में प्रोड्यूस कर लें। इसलिए लॉन्ग रन कॉस्ट जो है वो अक्सर शॉर्ट रन कॉस्ट से कम या
ऑलमोस्ट उसके बराबर होती है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है कि लॉन्ग रन कॉस्ट कभी भी शॉर्ट रन कॉस्ट से ज्यादा नहीं होती। अब इसकी वजह यह है कि लॉन्ग रन में फर्म्स के पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब चॉइसेस ज्यादा होती हैं तो फर्म्स बेहतर और सस्ता इनपुट्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में जो है वो कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होती हैं, इसलिए फर्म्स की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड होती है। जबकि लॉन्ग रन में तमाम इनपुट्स वेरिएबल होती हैं, इसलिए फर्म्स के पास पूरी फ्रीडम होती है और वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट हासिल कर सकती है। तो अगर इस पूरे टॉपिक को मैं क्या कहते हैं शॉर्टली आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो शॉर्ट रन में कम से कम एक इनपुट फिक्स होती है और फर्म सिर्फ कुछ इनपुट्स को ही एडजस्ट कर सकती है। इसलिए शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लॉन्ग रन में तमाम इनपुट्स वेरिएबल होती हैं और फर्म लेबर और मशीन्स दोनों को फ्रीली चूज कर सकती है। इसी वजह से लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन फर्म की मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को हमेशा ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट पीरियड समझा जाता है। तो ये थी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। ये जी आप लोगों के फिफ्थ मॉड्यूल का फोर्थ टॉपिक है फिक्स्ड कॉस्ट और क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को क्वाज़ी और क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट का जो है वो एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन जबकि असल में जो है वो दोनों डिफरेंट और दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर इन दोनों का फ़र्क अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो आगे जो वाले जो कॉन्सेप्ट हैं फिर हम इन्हें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन थ्योरी को भी जो है वो आसानी से समझने में हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट की क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होती। वो कॉस्ट जो आउटपुट की क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होती, यानी चाहे फैक्ट्री 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे या बिल्कुल भी कोई किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ना करे, ये कॉस्ट फिर भी पे करनी ही पड़ती है प्रोड्यूसर को। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मस्ट बी पेड इवन आउटपुट इज जीरो, के चाहे फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे या कुछ भी प्रोड्यूस ना करे, फर्म को जो है वो ये कॉस्ट जो है वो बेयर करनी ही पड़ती है। तो इसलिए जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इस कॉस्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें जी एक फैक्ट्री ने जो है वो बिल्डिंग जो है वो रेंट पर ली है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री ने एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पर ली है। ठीक है, और उसका मंथली रेंट है जी 10,000 रुपये। ठीक है, एक फैक्ट्री है और उसने एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पर ली है और उसका रेंट कितना है 10,000 रुपये। 10K, 10,000 रुपये इसका जी रेंट है। ठीक है, और उसका मंथली रेंट है जी 10,000 रुपये। अब अगर फैक्ट्री इस महीने कुछ भी प्रोड्यूस ना करे, उसे तब भी ओनर को ये 10,000 रुपये रेंट देना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, उसे तब भी ये रेंट बेयर करना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे, उसे तब भी 10,000 देना पड़ेगा। मतलब अगर फैक्ट्री क्या करते हैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करे, उसे तब भी ये रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए रेंट को जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, कि फर्म ने एक जो है वो बिल्डिंग रेंट पर ले ली है। ठीक है, अब वो कुछ प्रोड्यूस करे ना करे, उससे बिल्डिंग का रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रेंट की जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब इसी तरह आ जाता है जी परमानेंट स्टाफ की सैलरी। ठीक है, तो जो
किसी भी एक कंपनी का जो परमानेंट स्टाफ की जो सैलरीज होती हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जाम्पल में ही आती हैं। कि मान लीजिए कि फैक्ट्री का मैनेजर जो है वो परमानेंट स्टाफ में आता है और उसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है। अब चाहे फैक्ट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, चाहे फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम हो, चाहे कुछ भी फैक्ट्री प्रोड्यूस ना करे, मैनेजर की सैलरी सेम ही रहेगी और वो हर मंथ जो है वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो परमानेंट स्टाफ का मेंबर है। इसलिए जी ये भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। सेकंड है जी, थर्ड है जी लोन पेमेंट। अब कर्जों की जो पेमेंट है, एक फैक्ट्री में जी कर्जे की जो पेमेंट है, लोन की पेमेंट है, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल में आती है। कि अगर फैक्ट्री ने बैंक से लोन लिया है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो फैक्ट्री को हर सूरत में पे करनी पड़ेगी, चाहे उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, उससे लोन की रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर फैक्ट्री कुछ भी प्रोड्यूस ना करे फिर भी उससे पे करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए आप लोगों को कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि ये आउटपुट ज़ीरो होने पर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, the fixed cost is always there and even when production is zero, the fixed cost जो है वो आउटपुट ज़ीरो होने पर भी एग्जिस्ट करती है। कि अगर फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो और कुछ भी प्रोड्यूस ना कर रही हो तब भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री को पे करनी ही पड़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए वो ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट के ज़ीरो होने पर भी जो है वो फैक्ट्रीज को पे करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थी जी क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन। अब हम मूव करेंगे अपना क्या कहते हैं कोज़ाइक के फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। तो कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? तो कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट को अब हम समझते हैं। तो बेसिकली कोज़ाइक का मतलब होता है ऑलमोस्ट या किसी हद तक। ठीक है, कोज़ाइक का क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट या किसी हद तक। तो कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कुछ हद तक फिक्स्ड कॉस्ट की तरह होती है लेकिन पूरी तरह फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट की क्वांटिटी पर तो डिपेंड नहीं करती, आउटपुट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये तब ही पे करनी पड़ती है जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ज़ाहिर फिक्स्ड कॉस्ट आर डू नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट बट पेड ओनली इफ प्रोडक्शन स्टार्ट। कि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ही ना की जाए तो ये कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो दोनों आउटपुट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन ना होने पर भी फैक्ट्रीज को पे करनी पड़ती है, लेकिन कोज़ाइक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सिर्फ उसी सूरत में ही उसी वक्त ही पे करनी पड़ती है जब फैक्ट्रीज अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर मशीन के सेटअप की कॉस्ट, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री को प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं और सेटअप पर 5,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करती तो ये 5,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन शुरू करनी हो तो चाहे सिर्फ एक यूनिट ही प्रोड्यूस करना हो, पूरा 5,000 रुपये का 5,000 रुपये की सेटअप कॉस्ट जो है वो पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड है जी लाइसेंस फी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, कि अगर कंपनी प्रोडक्शन ही नहीं कर रही तो शायद लाइसेंस की ज़रूरत ही ना हो, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो पूरी लाइसेंस फी पे जो है वो फैक्ट्री को करनी ही पड़ेगी। थर्ड है जी स्टार्टअप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन।
अब स्टार्टअप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी जो है वो कोज़ाई फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल है। अगर फैक्ट्री ऑपरेट ही नहीं कर रही तो कनेक्शन लेने की ही फैक्ट्री को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करनी हो तो कनेक्शन की कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट और कोज़ाई फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसका मंथली रेंट जी 10,000 रुपया है और मशीन के सेटअप की कॉस्ट जी 5,000 रुपया है। तो अगर फैक्ट्री बिल्कुल बंद है और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन अगर उसने वो फैक्ट्री की बिल्डिंग का जो रेंट है उसे 10,000 रुपया पे ही करना ही पड़ेगा, लेकिन मशीन के सेटअप की जो कॉस्ट है क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रही तो उसकी मशीन के सेटअप की कॉस्ट ज़ीरो होगी। तो उसकी टोटल पेमेंट कितनी होगी? 10,000 रुपया होगी, क्योंकि वो सिर्फ रेंट पे कर रही है। अब यहाँ पर रेंट फिर भी देना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन मशीन सेटअप की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन अब मान लीजिए कि फैक्ट्री सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो पहले अब उसे रेंट भी 10,000 रुपया देना पड़ेगा और मशीन सेटअप की कॉस्ट 5,000 रुपया वो भी देनी पड़ेगी, तो उसे 15,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही पूरी सेटअप की कॉस्ट जो है उसे पे करनी पड़ेगी, चाहे आउटपुट एक यूनिट की ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुजाए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्वांटिटी के स्टार्ट होने पर डिपेंड ये ज़रूर करती है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि आप जो है वो अगर कुजाए फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती तो फिर इसे फिक्स्ड कॉस्ट ही क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट हर सूरत में पे करनी पड़ती है, जबकि कुजाई फिक्स्ड कॉस्ट तभी पे करनी पड़ती है जब फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करने का फैसला करे। तो इस डिफरेंस की वजह से जो है वो इकोनॉमिस्ट ने दो अलग अलग टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये थी जी फिक्स्ड कॉस्ट और कुजाई फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वो जैसे मैंने पहली एग्जांपल आपको दी कि अगर फिक्स पहले केस में फैक्ट्री का रेंट 10,000 रुपया था और ये उसे तब भी पे करना पड़ेगा अगर फैक्ट्री क्लोज है, ठीक है, लेकिन मशीन के सेटअप की कॉस्ट थी 5,000 रुपये। तो अगर मशीन फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर रही तो उसे 0 रुपीज पे करने पड़ेंगे और अगर फैक्ट्री ने प्रोडक्शन की है तो उसे 5,000 पे करने पड़ेंगे। तो अब हम लॉन्ग रन के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉस्ट को समझते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि जी लॉन्ग रन में तमाम इनपुट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, ठीक है, तो हम हर चीज़ को चेंज कर सकती है। वो बिल्डिंग बेच सकती है, फैक्ट्री बंद कर सकती है, मशीन्स रिप्लेस कर सकती है और प्रोडक्शन स्केल को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है, वो फैक्ट्री बंद कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग रन में असल में फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ परमानेंटली फिक्स्ड होती ही नहीं है। कि मिसाल के तौर पर अगर बिल्डिंग रेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो फर्म नई जगह शिफ्ट हो सकती है और अगर बिल्डिंग उसकी ऑन प्रॉपर्टी है तो वो उसे सेल भी कर सकती है। इसलिए लॉन्ग रन में बिल्डिंग भी फिक्स्ड नहीं रहती, जबकि फिक्स्ड नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि लॉन्ग रन में भी कुछ ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसकी वजह ये है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, चाहे फर्म लॉन्ग रन में हो या शॉर्ट रन में हो, ठीक है, कि प्रोडक्शन को इनिशिएट करने के लिए ये कॉस्ट देनी ही पड़ती है। कि मिसाल के तौर पर अगर कंपनी एक नई फैक्ट्री ओपन करना चाहती है तो उसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, मशीन्स लगानी होंगी, वायरिंग करनी होगी, अप्रूवल्स लेनी होगी, सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तो ये तमाम कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करती तो ये कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट करना हो तो ये कॉस्ट देनी होगी। तो इसलिए इन्हें क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कि प्रोडक्शन हो या ना हो कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। और कोज़ाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कि प्रोडक्शन ना हो तो कॉस्ट ज़ीरो होती है,
लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो और पूरी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो क्या कहते हैं, तो ये ताजी क्या कहते हैं, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और क्वाज़ी फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, तो मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो असल में इस संक कॉस्ट जो होती है वो ऑर्डिनरी कॉस्ट नहीं होती। संक कॉस्ट जो है वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्ट होती है जो बिजनेस डिसीजंस में मेकिंग में जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, अहमियत होती है। तो सबसे पहले संक कॉस्ट को जो है वो हम एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो संक कॉस्ट जो है वो पैसा होता है, ठीक है, जो पहले ही खर्च हो चुका होता है और उसे वापस हासिल करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, sunk cost is equal to money that is already spent and cannot be recovered, कि वो पैसा जो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो और आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, आप उसे वापस हासिल नहीं कर सकते। कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते, ये इररिकवरेबल होती है। ठीक है, यानी रिकवर ही नहीं इसे किया जा सकता। तो चाहे फ्यूचर में जो मर्जी फैसला कर लिया जाए, वो पैसा जो आपने खर्च कर दिया है अब वो पैसा आपके पास दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो संक लफ्ज का ही मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, इसलिए संक कॉस्ट को ऐसी कॉस्ट कहा जाता है जो डूब चुकी हो और जिसे वापस निकालना जो है वो नामुमकिन हो, जिसे वापस निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें, क्या कहते हैं कि आपने अपने ऑफिस की पेंटिंग करवानी है। ठीक है, आपने अपने ऑफिस को पेंट करवाना है और उस पर जी क्या कहते हैं $2000 का खर्चा आना है। अब पेंटिंग हो चुकी है, ठीक है, अब आपके ऑफिस का जो है वो पेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब आपने पेंट करवाया, आप अपना $2000 खर्च कर चुके हैं। अगर कल आप ऑफिस बंद कर दें, ठीक है, या आप ऑफिस शिफ्ट कर दें, तो क्या आप पेंट को उतार कर मार्केट में बेच सकते हैं? नहीं। तो क्या आप अपने $2000 वापस ला सकते हैं? नहीं। तो इसलिए पेंटिंग पर जो पैसा खर्च हो चुका है अब वो क्या है, वो संक कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि एक पेंट जो आपने ऑलरेडी दीवारों पर लगा दिया है $2000 खर्च करके, आप इस $2000 को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो उस पेंटिंग पर जो पैसा खर्च हुआ है वो क्या है जी, वो संक कॉस्ट है। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि हर खर्च संक कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो हर खर्चा संक कॉस्ट नहीं होता, सिर्फ वो हिस्सा संक कॉस्ट होता है जो रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर कोई एसेट बाद में बेचा जा सके तो उसकी पूरी वैल्यू संक कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक्सपेंडिचर जो है, हर खर्चा संक कॉस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि क्या कहते हैं, एक बिजनेस है और उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, ये उसके एक्सपेंसेस है कि उसने $20,000 का लोन लिया, रेंट जो है वो $12,000 रेंट में देता है, फर्नीचर की कॉस्ट जी उसकी $6,000 है, पेंट जो है वो उसने $2000 का करवाया। तो बिजनेस के एंड पर फर्नीचर को जो, तो जब उस बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस को बंद किया तो उसने एंड पर जो $6000 में फर्नीचर खरीदा था वो उसने $5000 में बेच दिया। अब हम ये जी चार तरह की हमारी कॉस्ट थी, लोन, रेंट, फर्नीचर और पेंट की। तो अब हम देखेंगे कि क्या कैसे कहते हैं कौन सी कॉस्ट संक कॉस्ट थी और कौन सी कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट नहीं थी। रेंट जो था वो $12,000 था और रेंट जो था वो जो प्रोड्यूसर था, वो जो क्या कहते हैं बिजनेस ओनर था, वो हर मंथ पे कर रहा था। तो इसको तो जब रेंट एक बार दे दिया गया
तो उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते, तो रेंट भी क्या हो गया, हमारी संक कॉस्ट हो गई, क्योंकि हम रेंट को जब एक दफ़ा पे कर दिया है तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट जो आपने क्या कहते हैं लोन लिया है बिज़नेस ओनर ने, तो उस पर जी वो $2000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो क्या कहते हैं, तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, वो इस इंटरेस्ट को तो रिकवर नहीं कर सकता। तो जी इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट भी क्या हो गई, संक कॉस्ट होगी। अब जो उसने $2000 का अपने ऑफिस में पेंट करवाया, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब उसने $2000 का पेंट करवाया तो पेंट तो हो चुका है और पेंट को वो दोबारा बेच भी नहीं सकता, तो इसलिए पूरा $2000 भी किस में आ गया, संक कॉस्ट में आ गया। अब फर्नीचर को देखते हैं, तो फर्नीचर जब खरीदा गया तो उसे $6000 में खरीदा गया, लेकिन बाद में उसे $5000 में बेच दिया गया। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये गलती करते हैं कि वो पूरा $6000 को ही संक कॉस्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। अब फर्नीचर का कुछ हिस्सा रिकवर हो गया है क्योंकि उसे $5000 में बेच दिया गया है, इसलिए सिर्फ वो हिस्सा संक कॉस्ट होगा जो रिकवर नहीं किया जा सका। ठीक है, इसका मतलब ये है कि $1000 जो है वो संक कॉस्ट में आएगा और $5000 जो उसको बेच के कमा लिया गया है वो संक कॉस्ट में नहीं आएगा। तो अब हम टोटल संक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल संक कॉस्ट कितनी हो गई, $12000 का रेंट, $2000 का पेंट, $2000 इंटरेस्ट पेमेंट और $1000 का जो लॉस हुआ है फर्नीचर को सेल करके, तो टोटल संक कॉस्ट कितनी होगी, $17000 की। तो ये फाइनल अमाउंट है जो बिजनेस ओनर जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर संक कॉस्ट की बेस पर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि संक कॉस्ट जो है वो आपके फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। संक कॉस्ट शुड नॉट अफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, जिसका मतलब ये है कि जो पैसा पहले ही खर्च हो चुका है और उसे आप रिकवर भी नहीं कर सकते, उसे आप वापस भी नहीं ला सकते, तो उसे फ्यूचर डिसीजंस में कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपने सिनेमा की टिकट जो है वो ₹1000 में खरीदी, ठीक है, अब फिल्म स्टार्ट होने के बाद आपको पता चला कि जी फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसलिए पूरी फिल्म देखी जाए क्योंकि ₹1000 टिकट पर खर्च हो चुके हैं? तो इकोनॉमिस्ट का जवाब होता है कि जी नहीं, क्योंकि ₹1000 पहले ही खर्च हो चुके हैं और उन्हें वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता। ये वो ₹1000 जो मूवी के टिकट पर खर्च हुए वो संक कॉस्ट थी। अब आपको फैसला इस बुनियाद पे करना है कि अब फिल्म देखने से आपको फ़ायदा होगा या उठकर चले जाने से फ़ायदा होगा। तो इसी तरह बिज़नेसेस को भी जो है वो फ्यूचर डिसीजंस करते वक़्त संक कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए और सिर्फ फ्यूचर कॉस्ट और फ्यूचर बेनिफिट्स को ही देखना चाहिए। तो अगर अभी तक भी आपको संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो इसको हम बड़ी ज़्यादा इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम जी ट्रक्स के एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने जी क्या कहते हैं $1,00,000 में ट्रक्स खरीदे, ठीक है, और बाद में उसी कंपनी ने कुछ सालों बाद जो है वो वो जो ट्रक्स हैं वो भी $80,000 में सेल कर दिए। अब यहाँ पर कंपनी ने $80,000 रिकवर कर लिए। इसका मतलब ये है कि संक कॉस्ट जो है वो जो लॉस है वो $20,000 का हुआ। तो ये $20,000 जो है वो संक कॉस्ट है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो कंपनी रिकवर नहीं कर सकी। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है जी स्पेशल मशीन्स की एग्जांपल। ये मशीन की एक स्पेशल तरह की जी मशीन है और उसकी मशीन की कॉस्ट थी जी $1,00,000, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू मतलब जब उसे मार्केट में जाके बेचा गया तो उसकी रीसेल वैल्यू थी जी ज़ीरो। यानी मशीन इतनी स्पेशलाइज्ड है कि मार्केट में कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। अब अगर कंपनी मशीन बेचना चाहे तो उसे कुछ भी पैसा ₹1 भी वो रिकवर नहीं कर सकती, इसलिए मशीन की जो संक कॉस्ट क्या होगी, $1,00,000 ही होगी। यानी पूरी मशीन की संक कॉस्ट जो है वो बन जाएगी मशीन की कॉस्ट के बराबर। तो ये थी जी क्या कहते हैं संक कॉस्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
तो अगर तो क्या करते हैं, रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो तो सम कॉस्ट कम होगी, और अगर रीसेल वैल्यू 0 हो तो पूरी कॉस्ट जो है वो सम कॉस्ट बन जाएगी। तो अगर क्या कहते हैं, इस पूरे टॉपिक को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, तो सम कॉस्ट वो खर्चा होता है जो पहले ही हो चुका होता है, और जिसे फ्यूचर में जो है वो रिकवर करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, जिसमें रेंट आ जाता है, पे किया हुआ इंटरेस्ट आ जाता है, पेंट जैसी चीज़ें आमतौर पर सम कॉस्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर तो कोई एसेट बाद में बेचा जा सके और उसका अनरिकवर्ड हिस्सा सम कॉस्ट में आता है, ठीक है, कि 1 लाख में बेची गई चीज़ अगर आपने खरीदी गई चीज़ 80,000 रुपए में बेच दी है, तो 20,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो सम कॉस्ट में आता है। तो इकोनॉमिस्ट का जो बेसिकली गोल्डन रूल क्या होता है कि वो फ्यूचर डिसीजंस करते वक्त सम कॉस्ट को टोटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा वैसे ही वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये थी जी सम कॉस्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को जो ये आप लोगों की आउटलाइन का 5th मॉड्यूल है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।